तो दोस्तों फाइनली कल मार्वल स्टूडियो की कई मूवीज़ की अनाउंसमेंट कर दी गई है और उसी के अंदर हमें एक जैसे एवेंजर्स सीक्रेट वार्स नाम की एक फ्रेंचाइजी में हमें मूवी देखने को मिल रही है। उसी के बारे में आज पूरी जानकारी बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे। अब हम इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। मार्वल सुपर हीरोज सीक्रेट वॉर्स, जिसे आमतौर पर सीक्रेट वॉर्स के नाम से जाना जाता है, मार्वल कॉमिक्स द्वारा मई 1984 से अप्रैल 1985 तक प्रकाशित एक 12 अंक वाली अमेरिकी कॉमिक बुक क्रॉसओवर सीमित श्रृंखला है। इस श्रृंखला को जिम शूटर ने लिखा था, जिसमें माइक जेक और बॉब लेटन ने कला का काम किया था। इसे मेटल की एक समान नाम वाली टॉय लाइन और टीएसआर इनकॉर्पोरेटेड के इसी नाम के रोल प्लेइंग गेम के साथ जोड़ा गया था। प्रकाशन इतिहास। इस श्रृंखला की परिकल्पना मार्वल कॉमिक्स के प्रधान संपादक जिम शूटर ने की थी। इस श्रृंखला की घोषणा मार्वल एज न्यूज मैगजीन के 11वें अंक में कॉस्मिक चैंपियंस के रूप में की गई थी, जिसका कवर फरवरी 1984 में प्रकाशित हुआ था। मेटल के फोकस समूह से मिली प्रतिक्रिया के बाद श्रृंखला का नाम बदला गया, जिसने संकेत दिया कि बच्चों ने युद्ध और रहस्य शब्दों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। मेटल की भागीदारी ने कहानी और चरित्र डिजाइन को प्रभावित किया, जिसमें बच्चों को आकर्षित करने के लिए डॉक्टर डूम और आयरन मैन के कवच को और अधिक हाईटेक बनाना शामिल था। उन्होंने खेल के मूल्य को बढ़ाने और प्लेसेट को बढ़ावा देने के लिए नए किले, वाहन और हथियारों का भी अनुरोध किया। शूटर का मानना था कि वह इस श्रृंखला को लिखने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति था। ईआर क्रॉसओवर शीर्षकों में द अमेजिंग स्पाइडरमैन 249, 252, 3 द एवेंजर्स 242, 243, 4 कैप्टन अमेरिका 292, 5 द इनक्रेडिबल हल्क वॉल्यूम 2, 294, 295, 6 आयरन मैन 181, 183, 7 द थिंग 1022, 8 फैंटास्टिक फॉर 265, 9 मार्वल टीम अप 141, 10 द अनकेनी एक्समेन 178, 181, 11 और थॉर 341 शामिल है। 1987 में थॉर 383 को मार्वल सुपरहीरो सीक्रेट वॉर्स की एक अनकही कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया था। शार कथानक। सीक्रेट वॉर्स 8 का कवर, जिसमें स्पाइडरमैन की काली पोशाक की उत्पत्ति को दर्शाया गया है, माइक जेक द्वारा कला। एक ब्रह्मांडीय इकाई बियॉन्डर मुख्यधारा के मार्वल ब्रह्मांड में पृथ्वी के सुपरहीरो से मोहित हो जाती है। वह दूर की आकाशगंगा में एक ग्रह बैटल वर्ल्ड बनाता है और उसे हथियारों और तकनीक से भर देता है। वह नायकों और सुपरविलेंस के समूहों को उनकी इच्छा के विरुद्ध बैटल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट करता है, यह घोषणा करते हुए, मैं परे से हूं, अपने दुश्मनों को मार डालो और जो कुछ भी तुम चाहते हो वह तुम्हारा होगा। तुम जो भी सपना देखते हो उसे पूरा करना मेरे लिए असंभव नहीं है। शिसा नायकों में एवेंजर्स, कैप्टन अमेरिका, कैप्टन मार्वल, हॉकाई, आयरन मैन, द शी-हल्क, थॉर, द वास्प और हल्क। फैंटास्टिक फॉर के 3 सदस्य, ह्यूमन टॉर्च, मिस्टर फैंटास्टिक एंड द थिंग, एकल नायक, स्पाइडरमैन और स्पाइडर वुमन और उत्परिवर्ती टीम एक्समैन, कोलोसस, साइक्लोप्स, नाइटक्रॉलर, प्रोफेसर एक्स, दुष्ट, स्टॉर्म, वुल्वरिन और लॉकहीड द ड्रैगन शामिल है। मैग्नेटो को एक नायक के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन जब एवेंजर्स उसकी उपस्थिति पर सवाल उठाते हैं, तो वह तुरंत गुटनिरपेक्ष हो जाता है। 2015 में डेडपूल के सीक्रेट वॉर्स ने खुलासा किया कि डेडपूल भी एक चुना हुआ नायक था। खलनायकों में एब्सॉर्बिंग मैन, डॉक्टर डूम, डॉक्टर ऑक्टोपस, द एन्चेनेट्रेस, कांग द कॉन्करर, क्लॉ, द लिजर्ड, द मॉलिक्यूल मैन, टाइटेनिया, अल्ट्रॉन, वोल्केना और द व्रेकिंग क्रू शामिल है। ब्रह्मांडीय इकाई गैलेक्टस भी एक खलनायक के रूप में दिखाई देता है, जो तुरंत एक गैरसंरेखित इकाई बन जाता है। नायकों एक्समेन एक अलग इकाई बने रहने का विकल्प चुनते हैं
और खलनायकों के बीच कई झड़पें होती है। गैलेक्टस द्वारा अल्ट्रॉन की ऊर्जा समाप्त कर दी जाती है, जो डॉक्टर डूम के साथ बियॉन्डर का सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों आसानी से हार जाते हैं। जब बाकी सभी बैटलवर्ल्ड पहुंचते हैं, तो मैग्नेटो नायकों को अस्वीकार किए जाने का एहसास कराता है, और जब डॉक्टर डूम खलनायकों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, तो कांग उसे नायकों के बेस पर उड़ा देता है। नायक पहली झड़प जीत जाते हैं, जिससे खलनायक पीछे हट जाते हैं, लेकिन डॉक्टर डूम द्वारा फिर से बनाए गए अल्ट्रॉन द्वारा उन पर हमला किया जाता है। नायक फिर मैग्नेटो पर हमला करते हैं, लेकिन वह वास्प को पकड़ लेता है और उसे अपने किले में ले जाता है, जहां वे मौसम के कारण फंस जाते हैं। एक समय मैग्नेटो से जुड़ने का फैसला करते हैं। डूम खलनायक टाइटेनिया और वोल्केना का निर्माण करता है। 14 फिर नायकों और उनके बेस पर एक सफल हमले में शेष खलनायकों का नेतृत्व करता है, जिसे वे एक पहाड़ के नीचे दफना देते हैं। थॉर और इंचेंट्रेस के कहीं और से लौटने के बाद थॉर खलनायकों से लड़ने की कोशिश में गायब हो जाता है। डूम में बदला लेने के लिए अल्ट्रॉन द्वारा कांग की हत्या भी कर दी जाती है। जब एक समय मैग्नेटो से लड़ने के लिए पहुंचते हैं, तो वे एक गठबंधन बनाते हैं, लेकिन वास्प छोड़ देता है। हल्क ने पहाड़ से सभी को बचाया है। थोर भी लौटता है, उसने बिजली के साथ अपने भागने को छुपाया है। नायकों को बैटलवर्ल्ड में लाया गया एक गांव मिलता है, जहां गैलेक्टस ने अपने जहाज को बुलाया है ताकि वह ग्रह का उपभोग कर सके। हर कोई उससे लड़ता है। डूम का गुट वापस लौटता है और नायकों पर हमला करता है, जबकि वह गैलेक्टस के जहाज पर छिप जाता है और क्लॉ को खलनायकों में शामिल होने के लिए राजी करता है। प्रोफेसर एक्स ने एक समय को पीछे हटने और फिर खलनायकों पर हमला करने के लिए कहा, जो साइक्लोप्स द्वारा स्थापित ज्वालामुखियों पर हमला कर रहे हैं। कोलोसस साजी नामक एक विदेशी मरहम लगाने वाले से प्यार करने लगता है। वास्प छिपकली से दोस्ती करता है, लेकिन नायकों को वापस करने से पहले व्रेकिंग क्रू द्वारा गंभीर रूप से घायल हो जाता है। दूसरी स्पाइडर वुमन, जूलिया कारपेंटर, को पेश किया गया है। शो एक समय खलनायकों के खिलाफ एक और लड़ाई जीतते हैं। गैलेक्टस डूम को उसके बेस पर वापस भेजता है, जहां वह ज्वालामुखियों को देखता है और ग्रह को ठीक करने की कोशिश करता है। प्रोफेसर एक्स कैप्टन अमेरिका से कहता है कि वह खलनायकों से लड़े, जबकि वे गैलेक्टस की देखभाल करें। साजी वास्प को पुनर्जीवित करता है। खलनायक के बेस में हल्क और थॉर स्पाइडरमैन को एक एलियन डिवाइस दिखाते हैं, जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपने कपड़ों को फिर से बनाने के लिए किया है। स्पाइडरमैन पहली बार अपनी काली पोशाक पाता है और पहनता है। गैलेक्टस ग्रह को निगलना शुरू कर देता है। मिस्टर फैंटास्टिक सुझाव देते हैं कि वे उसे ऐसा करने दे, फिर बियॉन्डर उसकी शाश्वत भूख को दूर कर देगा, लेकिन कैप्टन अमेरिका और बाकी सभी उसे इसके खिलाफ मना लेते हैं। नायकों के बेस पर वापस डॉक्टर डूम क्लॉ के शरीर का उपयोग एक ऐसी मशीन बनाने के लिए करता है जो गैलेक्टस की शक्ति को अवशोषित करती है, भले ही वह उसके बजाय अपने जहाज को अवशोषित कर ले। अपनी नई शक्ति के साथ डॉक्टर डूम बियॉन्डर की शक्ति चुरा लेता है। मॉलिक्यूल मैन खलनायकों को बैटलवर्ल्ड पर वोल्केना के अपार्टमेंट में लाता है और फिर डेनवर के उपनगर को वापस धरती पर ले जाता है। डूम नायकों को अपने नए टॉवर ऑफ डूम में बुलाता है, जहां वह कांग को पुनर्जीवित करता है और उन्हें उनके सामने अपने समय में वापस भेजता है और बताता है कि गैलेक्टस को नोवा ने ले लिया था। जब वे उसके साथ शामिल होने और हमला करने से इनकार करते हैं, तो वह सभी नायकों को बोल्ट से मार देता है। जसाजी अपनी जान की कीमत पर उन्हें पुनर्जीवित करती है और वे क्लॉ और उसके द्वारा बनाए गए राक्षसों से लड़ते हैं, जिसमें अल्ट्रॉन भी शामिल है, जबकि डूम की शक्तियां नियंत्रण से बाहर हो जाती है, क्योंकि क्लॉ उसे उन्हें फिर से इस्तेमाल करने के लिए मना लेता है। जबकि वास्प अल्ट्रॉन को नष्ट कर देता है और बाकी लोग का ख्याल रखते हैं। बियॉन्डर, जिसने क्लॉ को अपने कब्जे में ले लिया था,
अपनी शक्तियां वापस ले लेता है और डूम और क्लॉ को दूर भेज देता है। जिसाजी के अंतिम संस्कार के बाद सभी को पता चलता है कि बियॉन्डर से निकली ऊर्जा ने बैटलवर्ल्ड को एक ऐसी जगह में बदल दिया है जहां इच्छाएं पूरी होती है। जल्द ही मिस्टर फैंटास्टिक एक पोर्टल बनाता है जो सभी को घर ले जा सकता है। हालांकि थिंग ने अपनी इच्छानुसार बेन ग्रिम के मूल मानव रूप में वापस जाने की क्षमता प्राप्त कर ली है और आकाशगंगा का पता लगाने के लिए 1 साल तक बैटलवर्ल्ड पर रहने का विकल्प चुनता है। शिची सीक्रेट वॉर्स के साथ सीरीज टाइन के अगले अंक मार्वल लड़ाकों की वापसी के ठीक बाद खुलते हैं। तत्काल घटनाक्रम में शामिल है फैंटास्टिक फोर में शी-हल्क द्वारा प्रतिस्थापित थिंग। 18 स्पाइडरमैन के पास एक नई पोशाक है जो शुरू में अनजान है कि यह वास्तव में एक विदेशी सिम्बियोट है। सिम्बायोट बाद में पत्रकार एडी ब्रॉक के साथ बंध जाएगा जिससे वेनम नामक खलनायक का जन्म होगा। 19-20 कोलोसस एक दिल टूटने वाली किट्टी प्राइड के साथ अपने रोमांटिक रिश्ते को समाप्त करता है। 21 और हल्क को अल्ट्रॉन से एक घायल पैर मिलता है और बर्बर पक्ष फिर से उभर रहा है। 299 से 300 में पूरी तरह से पशुवत, अस्पष्ट और नासमझ हल्क में परिणत होने के लिए स्वागत। 1984 में प्रकाशित होने पर सीक्रेट वॉर्स सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉमिक थी। पिछले 25 सालों में किसी भी दूसरी कॉमिक की तुलना में इसकी ज्यादा प्रतियां बिकीं। हालांकि यह आर्थिक रूप से सफल रही, लेकिन जब इसे प्रकाशित किया गया तो आलोचकों ने इसे अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया। इसकी प्रेरणाहीन और बचकानी सामग्री के लिए इसकी आलोचना की गई। उस समय मार्वल के डायरेक्ट सेल्स मैनेजर कैरोल कलिश द्वारा सीक्वल सीरीज सीक्रेट वॉर्स 2 की घोषणा को पहले तो लोगों ने बुरा माना। कलिश ने यह भी कहा, चलो ईमानदारी से कहें, सीक्रेट वॉर्स बकवास था, है ना? लेकिन क्या यह बिका? अशार 2011 में IGN ने सीक्रेट वॉर्स को सर्वश्रेष्ठ कॉमिक बुक इवेंट में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया। उनके लेखकों को कहानी की क्रिया और मूर्खता मनोरंजक लगी। उन्होंने सिम्बियोट और नए पात्रों को पेश करके मार्वल यूनिवर्स पर इसके प्रभाव को भी उजागर किया। 23-2011 में MTV न्यूज के एलेक्स जाल्बेन ने सीक्रेट वॉर्स को अब तक का दूसरा सबसे बड़ा कॉमिक इवेंट बताया, जो केवल DC कॉमिक्स के क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ्स इवेंट के बाद है। जाल्बेन ने सीक्रेट वॉर्स की कहानी और मार्वल यूनिवर्स पर इसके स्थायी प्रभाव की प्रशंसा की, साथ ही कहानी को अर्धाधिकारिक पहली इवेंट कॉमिक्स के रूप में सम्मानित किया। अगली करियो 1 साल बाद सीक्रेट वॉर्स 2 प्रकाशित हुआ, जिसमें बियॉन्डर पृथ्वी पर आया और उस समय लिखी गई लगभग हर मार्वल कॉमिक बुक के साथ उसका संबंध था। अशो मार्वल ने फैंटास्टिक फोर श्रृंखला के 2 अंकों के भीतर स्टीव एंगलहार्ट द्वारा लिखित और कीथ पोलार्ड द्वारा चित्रित तीसरी सीक्रेट वॉर्स कहानी प्रकाशित की। फैंटास्टिक फोर 318-319 सितंबर से अक्टूबर 1988 में सीक्रेट वॉर्स 3 कहानी। 2006 में मार्वल द्वारा बियॉन्ड नामक 6 अंक की श्रृंखला प्रकाशित की गई थी। ड्वेन मैकल्फी द्वारा लिखित और स्कॉट कोलिंस द्वारा चित्रित, यह मूल सीक्रेट वॉर्स घटना को संदर्भित करता है, जिसमें बियॉन्डर फिर से पृथ्वी के सुपरहीरो और सुपरविलेन को बैटलवर्ल्ड पर लड़ने के लिए ले जाता है। स्पाइडरमैन एंड द सीक्रेट वॉर्स मार्वल एडवेंचर्स ऑल एज नॉन कैनोनिकल मिनिस्ट्रीज 2010 में रिलीज हुई थी। यह स्पाइडरमैन के दृष्टिकोण से कहानी बताती है और मूल घटना के साथ प्रमुख विसंगतियों को दर्शाती है। इन कहानियों में उसे बियॉन्डर की शक्ति प्राप्त करना और न्यू पार्कर सिटी बनाना, स्पाइडरमैन और द थिंग द्वारा डूम पर जासूसी करना और हल्क के बारे में स्पाइडरमैन के संदेह को दर्शाने वाली कहानी शामिल है। इसे एवेंजर्स एंड द इन्फिनिटी गॉन्टलेट और कैप्टन अमेरिका एंड द कोरवैक सागा के साथ रिलीज किया गया था, जो समान रूप से आत्मनिहित, सभी उम्र के लोगों के लिए पिछली घटनाओं की पुनःकल्पना है, जो मानक मार्वल एडवेंचर्स तरीके से अपनी अलग निरंतरता में घटित होती प्रतीत होती है। अश्लियो
4 अंक वाली मिनी सीरीज डेडपूल सीक्रेट वॉर्स को 2015 सीक्रेट वॉर्स इवेंट के दौरान रिलीज किया गया था। इसने डेडपूल के दृष्टिकोण से मूल मिनी सीरीज की घटनाओं को फिर से बताया और बाद की कहानियों के साथ विसंगतियों को ठीक करने के लिए पूर्वव्यापी निरंतरता का उपयोग किया। अंत में वास्प ने गलती से सभी को कहानी में अपनी भागीदारी को भूलने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे विसंगतियां पैदा हुईं। मूल क्रॉसओवर की 40वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 4 अंकों की एक अतिरिक्त लघु श्रृंखला मार्वल सुपर हीरोज सीक्रेट वॉर्स बैटल वर्ल्ड की घोषणा की गई है, जो नवंबर 2023 से शुरू होगी। इस लघु श्रृंखला में स्पाइडरमैन और फैंटास्टिक फोर के सदस्य ह्यूमन टॉर्च मुख्य भूमिका में होंगे और इसमें प्रतिष्ठित 1984 कॉमिक कथानक से पहले कभी न बताए गए रहस्यों को उजागर करने का वादा किया गया है। अन्य संस्करण क्या हो अगर के कुछ अंक गुप्त युद्धों के इर्द-गिर्द घूमते हैं। जे फेबर और ग्रेग शिगेल द्वारा लिखित ब्रेव न्यू वर्ल्ड में यह पता लगाया गया कि अगर गैलेक्टस और बियॉन्डर युद्ध में एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, तो नायक बैटल वर्ल्ड 27 पर फंस जाते हैं, तो क्या होगा। लड़ाई कुछ समय तक जारी रहती है, लेकिन बुलडोजर, कैप्टन मार्वल, साइक्लोप्स, डॉक्टर ऑक्टोपस, कांग, मैग्नेटो और स्पाइडर वुमन की मृत्यु के बाद दोनों पक्ष शांति की घोषणा करते हैं। हल्क जंगल में जाता है ताकि सभी को घर वापस लाने का रास्ता खोज सके, जबकि डॉक्टर डूम अपने लैटवेरियन महल की प्रतिकृति बनाता है। जादूगरनी गायब हो जाती है, मिस्टर फैंटास्टिक किसी तरह मर जाता है और स्पाइडरमैन की काली पोशाक उसे ठंडा कर देती है और उसकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को कंकाल बनने तक बढ़ा देती है। अंततः कुछ निवासियों के बच्चे होते हैं जिन्हें उनकी कुछ शक्तियां विरासत में मिलती है, जिनमें शामिल है ब्रेवेडो, थॉर और एन्चेंट्रेस का बेटा, चोकहोल्ड, एब्जॉर्बिंग मैन और टाइटेनिया की बेटी, क्रूसेडर, कैप्टन अमेरिका और रोग की बेटी, फायरफ्लाई, ह्यूमन टॉर्च और वास्प का बेटा, गेटोर, लिजर्ड का बेटा, मेलफैक्टर, डॉक्टर डूम और एन्चेंट्रेस का बेटा जो उसे ब्रेवेडो का सौतेला भाई बनाता है, मोलेक्यूल मैन और वोल्केना का बेटा, मस्टैंग, हॉकाई और शीहल्क का बेटा, रेज, व्रेकर का बेटा और टोरेंट, स्टॉर्म और वुल्वरिन का बेटा। ब्रेवेडो के 18वें जन्मदिन तक मेलफैक्टर अपने पिता को खत्म कर देता है और बैटल वर्ल्ड पर कब्जा करने की साजिश में चोकहोल्ड, गेटोर, क्लॉ, मोलेक्यूलन और रेज को इकट्ठा करता है। ब्रेवेडो, क्रूसेडर, फायरफ्लाई, मस्टैंग, टोरेंट और नायक और सुधारित खलनायक उन्हें हरा देते हैं। हल्क और डॉक्टर डूम, जिन्होंने मेलफैक्टर के हमले के समय अपनी मौत का नाटक किया था, संघर्ष को समाप्त करने में मदद करने के लिए वापस आते हैं। हल्क ने मृतक कांग से 30वीं सदी की तकनीक का उपयोग एक पोर्टल बनाने के लिए किया है, जो थोर के हथौड़े की मदद से सभी को घर ले जाएगा। उआतु जल्द ही प्रकट होता है और उन्हें चेतावनी देता है कि अगर वे पृथ्वी पर लौटते हैं तो क्या बुरा होगा। हालांकि वयस्क यात्रा को रद्द कर देते हैं, लेकिन छोटे नायक रात में चुपके से निकल जाते हैं और पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं, जो प्रहरी से भर जाती है। पांचों एवेंजर्स के रूप में पृथ्वी पर रहने और पृथ्वी को आजाद कराने के लिए सहमत होते हैं। 27 संबंधित नोट पर ये पांचों डेस्टिनी वॉर स्टोरी लाइन में दिखाई दिए थे। एक अन्य वैकल्पिक ब्रह्मांड में डॉक्टर डूम बियॉन्डर की शक्ति को बरकरार रखता है और ब्रह्मांड पर कब्जा कर लेता है। आशपा सीक्रेट वॉर्स 2015 कॉमिक बुक। मुख्य लेख सीक्रेट वॉर्स 2015 कॉमिक बुक। मई 2015 में मार्वल ने जोनाथन हिकमैन द्वारा लिखित और एसाद रिबिक द्वारा तैयार की गई एक नई सीक्रेट वॉर्स मिनी सीरीज प्रकाशित की, जो उस समय एवेंजर्स और न्यू एवेंजर्स में चल रही टाइम रन आउट कहानी से शुरू हुई थी। 29 इस स्टोरी लाइन में मार्वल यूनिवर्स को अल्टीमेट यूनिवर्स के साथ साथ 2099 यूनिवर्स सहित अन्य वैकल्पिक ब्रह्मांडों के साथ मिलाकर बैटल वर्ल्ड का निर्माण करना शामिल था, जो एक ऐसी दुनिया है जो विभिन्न ब्रह्मांडों के पहलुओं को प्रदर्शित करती है। कोर सीमित श्रृंखला 9 मुद्दों लंबी थी,
और 8 महीने तक चली, जो जनवरी 2016 में समाप्त हुई। 30, 31, 32 कोर मिनिस्ट्रीज में से एक, अल्टीमेट एंड ने उस समय 15 साल बाद अल्टीमेट मार्वल छाप को समाप्त कर दिया था। अल्टीमेट एंड को ब्रायन माइकल बेंडिस और कलाकार मार्क बेगले ने लिखा। स्पाइडरमैन जीवन कहानी। स्पाइडरमैन लाइफ स्टोरी में, जो मार्वल यूनिवर्स अर्थ 1952 नामित के एक वैकल्पिक संस्करण को दर्शाता है, जहां पात्र वास्तविक समय में बूढ़े होते हैं और अपने पहले अंक के प्रकाशन के उसी वर्ष में पदार्पण करते हैं। सीक्रेट वॉर्स 1984 में शुरू हुआ, जब यूनाइटेड स्टेट्स के कई सुपरहीरो को बियॉन्डर द्वारा बैटलवर्ल्ड में ले जाया गया। यह अमेरिका के अधिकांश सुपरहीरो की अनुपस्थिति के कारण पृथ्वी पर रूसी युद्ध, इस वास्तविकता का तीसरा विश्व युद्ध, की शुरुआत का कारण बनता है। उनमें से एक स्पाइडरमैन था, जिसे अपने अर्थ 616 समकक्ष की तरह वेनम सिम्बियोट ब्लैक कॉस्ट्यूम मिला था। अन्य मीडिया में टेलीविजन 1990 के दशक की सीक्रेट वॉर्स कहानी का संक्षिप्त रूप एनिमेटेड टेलीविजन सीरीज स्पाइडरमैन में दिखाई दिया, जिसमें बियॉन्डर और मैडम वेब ने स्पाइडरमैन को खलनायक डॉक्टर ऑक्टोपस, डॉक्टर डूम, एलिस्टेयर स्माइथ, लिजर्ड, जिन्होंने बाद में पक्ष बदल लिया, और रेड स्कल के खिलाफ नायकों की एक टीम, जिसमें वह खुद, फैंटास्टिक फोर, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, स्टॉर्म और बाद में ब्लैक कैट शामिल थे, का नेतृत्व करने के लिए चुना। लक्ष्य कथित तौर पर यह निर्धारित करना था कि अच्छाई या बुराई अधिक मजबूत है, लेकिन बाद में युद्ध के बाद पता चला कि वास्तविक लक्ष्य यह निर्धारित करना था कि कई वैकल्पिक स्पाइडरमैन में से कौन विकृत स्पाइडर कार्नेज से मल्टीवर्स को बचाने के लिए एक टीम का नेतृत्व करने के योग्य था। सीक्रेट वॉर्स के एक पूरी तरह से लिखे गए अध्याय में स्पाइडरमैन को एक और काला सूट और एक्स-मेन ढूंढना शामिल था, लेकिन एक्स-मेन कलाकारों को कनारा, जहां एक्स-मेन एनिमेटेड सीरीज आधारित थी, से एले, जहां स्पाइडरमैन एनिमेटेड सीरीज का उत्पादन आधारित था, में ले जाना बहुत महंगा था। पिछले एपिसोड में एक्स-मेन दिखाई दिए थे, इसलिए एपिसोड को छोड़ दिया गया और केवल स्टॉर्म का उपयोग सीक्रेट वॉर्स के बाकी अध्यायों के लिए किया गया था, इस तथ्य के कारण कि इयोना मॉरिस, जो स्टॉर्म की पहली आवाज थी, एले में रहती। 35, 36 हल्क और शी हल्क का उपयोग इन एपिसोड में नहीं किया गया था, क्योंकि हल्क श्रृंखला यूपीएन पर थी। 35, 36 इसके अलावा, क्विंटन फ्लिन फैंटास्टिक फोर एनिमेटेड सीरीज से अपनी भूमिका को दोहराने वाले एकमात्र आवाज अभिनेता थे। 36. एनिमेटेड शो एवेंजर्स असेंबल के चौथे सीजन का नाम एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स है, जो स्टोरी लाइन के अनुसार है, लेकिन यह केवल एवेंजर्स पर केंद्रित है। जैसा कि पता चलता है, लोकी ने एक शक्तिशाली प्राणी को बताया था, जिसे बियॉन्डर के नाम से जाना जाता है, जो पृथ्वी के अस्तित्व के बारे में है। लोकी के निराशा के लिए, बियॉन्डर बिफ्रोस्ट ब्रिज का उपयोग पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों, ब्रह्मांड में अस्गार्ड जैसे स्थानों और अन्य वास्तविकताओं को लेने के लिए करता है, जिसमें वह जगह भी शामिल है जहां टोनी स्टार्क फंसे हुए थे, और फिर अपने प्रयोग के लिए बैटलवर्ल्ड बनाने के लिए उन्हें मिलाता है, जो वहां रहने वाले लोगों को अपने साथ ले जाता है, जिसमें एवेंजर्स भी शामिल है। आयरन मैन के साथ वापस आने के बाद, एवेंजर्स को बिफ्रोस्ट ब्रिज को फिर से बनाने और सभी को वापस पृथ्वी पर लाने के लिए लोकी के साथ एक अप्रत्याशित गठबंधन बनाना होगा। बियॉन्डर के खिलाफ अंतिम लड़ाई के दौरान, डॉक्टर स्ट्रेंज लोकी को बिफ्रोस्ट ब्रिज को सक्रिय करने के लिए एगामोटो का ओर्ब देता है, और थोर उसे क्विकसैंड से बचाने के लिए जेन फोस्टर को म्योल्निर फेंकता है और उसे एक महिला थोर में बदल देता है। अपने प्रयासों के माध्यम से, वे अंततः बियॉन्डर के प्रयोग को पूर्ववत कर देते हैं, लेकिन लोकी ने खुलासा किया कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे अगामोटो का ओर्ब दिया था, जिसका उद्देश्य बियॉन्डर को पृथ्वी के बारे में बताना था और अपनी नई शक्ति के साथ अस्गार्ड, पृथ्वी और अन्य स्थानों पर विजय प्राप्त करने की योजना बनाना था। जेन फोस्टर के थोर रूप की मदद से, एवेंजर्स लोकी को हरा देते हैं, जिसे ऑल डार्क द्वारा भस्म कर दिया जाता है। थोर द्वारा म्योल्निर को पुनः प्राप्त करने के बाद, ओडिन ने जेन फोस्टर के लिए एक नया हथियार बनाया है,
जहां उसके हथियार को थंडर स्ट्राइक कहा जाता है। 37、38。 पतली परत। एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स नामक एक फिल्म विकास में है और 7 मई 2027 को रिलीज होगी। यह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की छठी एवेंजर्स फिल्म होगी। 39、40。 वीडियो गेम। मोबाइल गेम मार्वल रियल्म ऑफ चैंपियंस 1984 के सीक्रेट वॉर्स कथानक पर आधारित है। साहित्य। 2016 में सीक्रेट वॉर्स का एक उपन्यासीकरण एलेक्स इरविन द्वारा लिखा गया था। व्यापार। मैटल ने 1984 से 1985 तक सीक्रेट वॉर्स खिलौना श्रृंखला में एक्शन फिगर, वाहन और सहायक उपकरण की 3 श्रृंखलाएं जारी कीं। 1984 के मार्वल सुपरहीरो सीक्रेट वॉर्स का एक मूल पृष्ठ, जिसमें स्पाइडरमैन को पहली बार काला सूट पहने दिखाया गया था, हेरिटेज नीलामी द्वारा जनवरी 2022 में $3 मिलियन से अधिक में बेचा गया था। 41。 संग्रहित संस्करण। शीर्षक एकत्रित सामग्री प्रकाशित तिथि ISBN। गुप्त युद्ध मार्वल सुपरहीरोज सीक्रेट वॉर्स 12 दिसंबर 2011 9780785158684। Secret Wars Omnibus Marvel Superheroes Secret War 1-12 Thor Volume 1井号383 She-Hulk Volume 1井号10 Hot If वॉल्यूम 2-4 114 दिसंबर 2000 89780785132936। मार्वल सुपर हीरोज सीक्रेट वॉर्स बैटल वर्ल्ड बॉक्स सेट मार्वल सुपर हीरोज सीक्रेट वॉर्स 1-12 अमेजिंग स्पाइडरमैन 251 252 इनक्रेडिबल हल्क 294 295 आयरन मैन 181 182 थिंग 10 अनकैनी एक्समैन 180 181 कैप्टन अमेरिका 292 एवेंजर्स 242 243 थॉर 341 और फैंटास्टिक फॉर 265 से सामग्री। इसमें थिंग, बैटल वर्ल्ड, मार्वल सुपरहीरोज सीक्रेट वॉर्स आफ्टरमैथ, सीक्रेट वॉर्स 2 वॉल्यूम 1 से 4, सीक्रेट वॉर, बियॉन्ड द सीक्रेट वॉर्स और मार्वल सुपरहीरोज सीक्रेट वॉर्स बिहाइंड द सीन्स भी शामिल है।准2015-078519751515। मार्वल कॉमिक्स एक अमेरिकी कॉमिक बुक प्रकाशक है और 31 दिसंबर 2009 से द वॉल्ट डिज्नी कंपनी की संपत्ति है और मार्च 2023 से डिज्नी पब्लिशिंग वर्ल्ड वाइड की सहायक कंपनी है। मार्वल की स्थापना 1939 में मार्टिन गुडमैन ने टाइमली कॉमिक्स के रूप में की थी। 3 और 1951 तक आम तौर पर एटलस कॉमिक्स के रूप में जाना जाने लगा था। मार्वल युग की शुरुआत अगस्त 1961 में द फैंटास्टिक फॉर और स्टैन ली, जैक किर्बी, स्टीव डिट्को और कई अन्य लोगों द्वारा बनाए गए अन्य सुपरहीरो खिताबों के लॉन्च के साथ हुई। मार्वल ब्रांड, जिसका उपयोग वर्षों और दशकों से किया जा रहा था, कंपनी के प्राथमिक ब्रांड के रूप में जम गया। मार्वल अपने पात्रों में स्पाइडरमैन, आयरन मैन, वुल्वरिन, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, थॉर, हल्क, डेयरडेविल, डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक पैंथर और कैप्टन मार्वल जैसे प्रसिद्ध सुपरहीरो के साथ साथ एवेंजर्स, एक्स-मैन, फैंटास्टिक फॉर और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी जैसी लोकप्रिय सुपरहीरो टीमों को गिनता है। इसके प्रसिद्ध पर्यवेक्षकों में डॉक्टर डूम, मैग्नेटो, ग्रीन गोब्लिन, रेड स्कल, लोकी, अल्ट्रॉन, थानोस, कांग द कॉन्करर, वेनम और गैलेक्टस शामिल है। मार्वल के अधिकांश काल्पनिक पात्र मार्वल यूनिवर्स के रूप में जानी जाने वाली एक ही वास्तविकता में काम करते हैं, जिसमें अधिकांश स्थान वास्तविक जीवन के स्थानों को प्रतिबिंबित करते हैं। कई प्रमुख पात्र न्यूयॉर्क शहर, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसमें 1977 से 1986 तक 2 बार तथा 2015 से अब तक 2 बार स्टार वार्स कॉमिक्स शामिल है। इतिहास। समय पर प्रकाशन। मुख्य लेख टाइमली कॉमिक्स। मार्वल कॉमिक्स 1 अक्टूबर 1939, मार्वल के पूर्ववर्ती टाइमली कॉमिक्स की पहली कॉमिक। कवर आर्ट फ्रैंक आर. पॉल द्वारा। पल्प मैगजीन के प्रकाशक मार्टिन गुडमैन ने 1939 में टाइमली पब्लिकेशंस के नाम से मार्वल कॉमिक्स के नाम से कंपनी बनाई।
5. 6 गुडमैन, जिन्होंने 1933 में एक पश्चिमी पल्प के साथ शुरुआत की थी, कॉमिक पुस्तकों के उभरते और तब तक पहले से ही बेहद लोकप्रिय माध्यम में विस्तार कर रहे थे। न्यूयॉर्क शहर के 330 वेस्ट 42वें स्ट्रीट में अपनी मौजूदा कंपनी के कार्यालयों से अपनी नई लाइन लॉन्च करते हुए उन्होंने आधिकारिक तौर पर संपादक, प्रबंध संपादक और व्यवसाय प्रबंधक के पद संभाले। अब्राहम गुडमैन, मार्टिन के भाई, 7 को आधिकारिक तौर पर प्रकाशक के रूप में सूचीबद्ध किया गया। टाइमली का पहला प्रकाशन, मार्वल कॉमिक्स 1, अक्टूबर 1939 का कवर, कार्ल बर्गोस के एंड्रॉयड सुपरहीरो ह्यूमन टॉर्च की पहली उपस्थिति और बिल एवरेट के विरोधी नायक नमोर द सबमेरिनर की पहली उपस्थिति 8 अन्य विशेषताओं के बीच शामिल थी। 5. यह मुद्दा एक बड़ी सफलता थी। इसके और अगले महीने दूसरे मुद्रण ने संयुक्त रूप से लगभग 9 लाख प्रतियां बेचीं। 9. जबकि इसकी सामग्री एक बाहरी पैकेजर, फनीज, इंक, से आई थी। 5. अगले वर्ष तक टाइमली का अपना स्टाफ था। कंपनी के पहले सच्चे संपादक, लेखक कलाकार जो साइमन ने कलाकार जैक किर्बी के साथ मिलकर कैप्टन अमेरिका कॉमिक्स 1, मार्च 1941 में पहले देशभक्ति थीम वाले सुपरहीरो 10 कैप्टन अमेरिका का निर्माण किया। 9. गुडमैन ने टाइमली कॉमिक्स, इंक का गठन किया, जिसकी शुरुआत अप्रैल 1941 या स्प्रिंग 1941 की कॉमिक्स कवर डेट से हुई। 31. जबकि कोई अन्य टाइमली चरित्र इन 3 पात्रों की सफलता हासिल नहीं कर सका। कुछ उल्लेखनीय नायक जिनमें से कई आधुनिक समय के रिटकॉन दिखावे और फ्लैशबैक में दिखाई देते हैं, में विजर, मिस अमेरिका, डिस्ट्रॉयर, मूल विजन और एंजेल शामिल है। टाइमली ने हास्य कार्टूनिस्ट बेसिल वोल्वर्टन की सबसे प्रसिद्ध विशेषताओं में से एक, पावरहाउस पेपर 12-13 के साथ साथ बच्चों की बात करने वाली जानवरों की कॉमिक्स की एक पंक्ति भी प्रकाशित की, जिसमें सुपर रैबिट और जोड़ी जिग्गी पिग और सिली सील जैसे चरित्र शामिल है। गुडमैन ने अपनी पत्नी के 16 वर्षीय चचेरे भाई 14 स्टेनली लीबर को 1939 में एक सामान्य कार्यालय सहायक के रूप में काम पर रखा। 15. जब संपादक साइमन ने 1941 के अंत में कंपनी छोड़ दी। 16. गुडमैन ने लीबर को बनाया, तब तक स्टेन ली के रूप में छद्म नाम से लिखते हुए कॉमिक्स लाइन के अंतरिम संपादक, एक पद जो ली ने द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी सैन्य सेवा के दौरान 3 साल को छोड़कर दशकों तक रखा। ली ने टाइमली के लिए बड़े पैमाने पर लिखा, कई अलग अलग शीर्षकों में योगदान दिया। गुडमैन की व्यावसायिक रणनीति में उनकी विभिन्न पत्रिकाओं और कॉमिक पुस्तकों को कई निगमों द्वारा प्रकाशित करवाना शामिल था, जो सभी एक ही कार्यालय से और एक ही कर्मचारियों के साथ संचालित होते थे। 3 इन शेल कंपनियों में से एक, जिसके माध्यम से टाइमली कॉमिक्स प्रकाशित हुई थी, को कम से कम मार्वल मिस्ट्री कॉमिक्स 55 मई 1944 द्वारा मार्वल कॉमिक्स नाम दिया गया था। साथ ही कुछ कॉमिक्स के कवर, जैसे ऑल सरप्राइज कॉमिक्स 12 विंटर 1946 से 47 को 1961 में गुडमैन द्वारा औपचारिक रूप से नाम अपनाने से कई साल पहले ए मार्वल मैगजीन लेबल किया गया था। 17. कंपनी ने अपने कॉमिक डिवीजन के समूह को मार्वल कॉमिक ग्रुप के रूप में पहचानना शुरू किया। कुछ कॉमिक्स कवर पर नवंबर 1948 की तारीख थी, जब कंपनी ने डीसी और फॉसेट की पसंद के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक इन-हाउस संपादकीय बोर्ड की स्थापना की, भले ही कानूनी नाम अभी भी टाइमली है। त्रिका प्रबंधन बटा एटलस कॉमिक्स। मुख्य लेख, एटलस कॉमिक्स 1950 का दशक। युद्ध के बाद के अमेरिकी कॉमिक बाजार में सुपरहीरो का चलन खत्म हो गया। 21. गुडमैन की कॉमिक बुक लाइन ने उन्हें अधिकांश भाग के लिए छोड़ दिया और टाइमली द्वारा प्रकाशित की गई शैलियों की तुलना में अधिक विविध शैलियों में विस्तार किया, जिसमें हॉरर, वेस्टर्न, हास्य, बात करने वाले जानवर, पुरुषों का साहसिक नाटक, विशाल राक्षस, अपराध और युद्ध कॉमिक्स शामिल थे, और बाद में जंगल की किताबें, रोमांस शीर्षक, जासूसी और यहाँ तक कि मध्ययुगीन साहसिक, बाइबिल की कहानियां और खेल भी शामिल थे। गुडमैन ने एटलस न्यूज कंपनी के ग्लोब लोगो का उपयोग करना शुरू कर दिया, जो न्यूज स्टैंड वितरण कंपनी थी,
जिसका स्वामित्व उनके पास था। 22 नवंबर 1951 के कॉमिक्स कवर पर, भले ही एक अन्य कंपनी केबल न्यूज ने अगस्त 1952 के मुद्दों के माध्यम से उनकी कॉमिक्स का वितरण जारी रखा। 23 इस ग्लोब ब्रांडिंग ने एक ही प्रकाशक, कर्मचारियों और फ्रीलांसरों द्वारा 59 शेल कंपनियों के माध्यम से अनिमर्थ कॉमिक्स से लेकर जेनिथ पब्लिकेशंस तक की एक लाइन को एकजुट किया। 24 एटलस ने कुछ नया करने की बजाय टेलीविजन और फिल्मों में लोकप्रिय रुझानों का अनुसरण करने का एक सिद्ध मार्ग अपनाया। एक समय के लिए पश्चिमी और युद्ध नाटक प्रचलित थे, दूसरी बार ड्राइव-इन फिल्म राक्षस, और यहाँ तक कि अन्य कॉमिक पुस्तकें, विशेष रूप से ईसी हॉरर लाइन। 25 एटलस ने बच्चों और किशोरों के हास्य शीर्षकों का भी हेर प्रकाशित किया, जिसमें डैन डेकार्लो के होमर द हैप्पी घोस्ट, कैस्पर द फ्रेंडली घोस्ट के समान, और होमर हूपर, आर्ची एंड्रयूज की तरह शामिल है। एटलस ने 1953 के अंत से 1954 के मध्य तक ह्यूमन टॉर्च, सिड शोर्स और डिक एयर्स द्वारा कला, विभिन्न, सबमेरिनर, बिल एवरेट द्वारा खींची गई और अधिकांश कहानियां लिखी गई, और कैप्टन अमेरिका, लेखक स्टेन ली, कलाकार जॉन रोमिता सीनियर के साथ सुपरहीरो को पुनर्जीवित करने का असफल प्रयास किया। एटलस ने कोई ब्रेकआउट हिट हासिल नहीं की और स्टेन ली के अनुसार एटलस मुख्य रूप से इसलिए बच गया क्योंकि इसने जल्दी, सस्ते में और एक संतोषजनक गुणवत्ता के साथ काम किया। 26 1957 में गुडमैन ने वितरकों को अमेरिकन न्यूज कंपनी में बदल दिया, जो कुछ ही समय बाद न्याय विभाग के मुकदमे में हार गई और अपना व्यवसाय बंद कर दिया। 27 एटलस को वितरण के बिना छोड़ दिया गया और उसे अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी, नेशनल, डीसी कॉमिक्स की वितरण शाखा, इंडिपेंडेंट न्यूज की ओर रुख करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसने गुडमैन की कंपनी पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। जैसा कि तत्कालीन एटलस के संपादक स्टेन ली ने 1988 के एक साक्षात्कार में याद किया, हम एक महीने में 40, 50, 60 किताबें, शायद इससे भी ज्यादा, और अचानक हम एक महीने में 8 या 12 किताबें देने लगे, जो कि इंडिपेंडेंट न्यूज डिस्ट्रीब्यूटर हमसे स्वीकार करते थे। 28 इंडिपेंडेंट न्यूज के साथ वितरण सौदे के तहत 1957 में कंपनी का नाम बदलकर कुछ समय के लिए गुडमैन कॉमिक्स कर दिया गया। 29चमत्कारिक चित्रक था। द फैंटास्टिक फॉर 1 नवंबर 1961। कवर आर्ट जैक किर्बी, पेंसिलर और एक अज्ञात इंकर द्वारा। मार्वल कॉमिक्स ब्रांड के तहत पहली आधुनिक कॉमिक पुस्तकें साइंस फिक्शन एंथोलॉजी जर्नी इनटू मिस्ट्री 69 और टीन ह्यूमर टाइटल पैट्सी वॉकर 95, दोनों कवर जून 1961 दिनांकित थीं, जिनमें से प्रत्येक ने अपने कवर पर एक एमसी बॉक्स प्रदर्शित किया था। 30 फिर 1950 के दशक के अंत और 1960 के दशक की शुरुआत में सुपरहीरो को पुनर्जीवित करने में डीसी कॉमिक्स की सफलता के मद्देनजर, विशेष रूप से फ्लैश, ग्रीन लालटेन, बैटमैन, सुपरमैन, वंडर वूमन, ग्रीन एरो और टीम के अन्य सदस्यों जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका के साथ, मार्वल ने भी इसका अनुसरण किया। 1961 में लेखक संपादक स्टेन ली ने सुपरहीरो कॉमिक्स में क्रांति ला दी, जब उन्होंने ऐसे सुपरहीरो पेश किए जो इस माध्यम के मुख्य रूप से बाल दर्शकों की तुलना में बड़े पाठकों को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किए गए थे। इस प्रकार मार्वल ने जो बाद में मार्वल एज ऑफ कॉमिक्स कहा, उसकी शुरुआत हुई। 31 आधुनिक मार्वल की पहली सुपरहीरो टीम, द फैंटास्टिक फॉर 1 नवंबर 1961 के नाममात्र के सितारे। 32 ने उस समय के अन्य कॉमिक बुक आर्कटाइप्स के साथ विवाद करके, गहरी और क्षुद्र दोनों तरह की शिकायतों को रखकर और सेलिब्रिटी की स्थिति के पक्ष में गुमनामी या गुप्त पहचान से परहेज करके परंपरा को तोड़ दिया। इसके बाद मार्वल कॉमिक्स ने अपने से पहले के अधिकांश सुपरहीरो कॉमिक्स की तुलना में अधिक हद तक चरित्र चित्रण और वयस्क मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रतिष्ठा विकसित की, एक ऐसा गुण जिसे पुराने पाठकों की नई पीढ़ी ने सराहा। 33 स्टेन ली और फ्रीलांस कलाकार और अंतःसहकथाकार जैक किर्बी की फैंटास्टिक फॉर की उत्पत्ति शीत युद्ध की संस्कृति में हुई थी, जिसने अपने रचनाकारों को
अपने युग की मनोवैज्ञानिक भावना को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए पिछले युगों के सुपरहीरो सम्मेलनों को संशोधित करने के लिए प्रेरित किया। 35 इस तरह की कॉमिक बुक ट्रॉप्स को गुप्त पहचान और यहाँ तक कि वेशभूषा के रूप में त्यागना, नायकों में से एक के रूप में एक राक्षस होना और इसके पात्रों को झगड़ना और शिकायत करना जिसे बाद में वास्तविक दुनिया में सुपरहीरो दृष्टिकोण कहा गया, श्रृंखला ने एक बदलाव का प्रतिनिधित्व किया जो एक बड़ी सफलता साबित हुई। 36 मार्वल ने अक्सर दोषपूर्ण सुपरहीरो, सनकी और बेमेल लोगों को पेश किया, पिछली पारंपरिक कॉमिक पुस्तकों में पाए जाने वाले परिपूर्ण, सुंदर, एथलेटिक नायकों के विपरीत। कुछ मार्वल नायक खलनायक और राक्षसों जैसे दिखते थे, जैसे हल्क और द थिंग। यह स्वाभाविक दृष्टिकोण सामयिक राजनीति में भी विस्तारित हुआ। कॉमिक्स इतिहासकार माइक बेंटन ने यह भी उल्लेख किया, प्रतिद्वंद्वी डीसी कॉमिक्स, सुपरमैन कॉमिक पुस्तकों की दुनिया में साम्यवाद मौजूद नहीं था। सुपरमैन ने शायद ही कभी राष्ट्रीय सीमाओं को पार किया हो या खुद को राजनीतिक विवादों में शामिल किया हो। 37 1962 से 1965 तक मार्वल कॉमिक्स में प्रावदा की सदस्यता सूची में शामिल कम्युनिस्टों की संख्या से ज्यादा थी। कम्युनिस्ट एजेंट एंटमैन पर उसकी प्रयोगशाला में हमला करते हैं, लाल गुर्गे चांद पर फैंटास्टिक फोर पर हमला करते हैं और वियतकांग गुरिल्ला आयरन मैन पर हमला करते हैं। 38 इन सभी तत्वों ने कॉलेज के वयस्कों सहित बड़े पाठकों को प्रभावित किया। 1965 में स्पाइडरमैन और हल्क दोनों को एस्क्वायर पत्रिका की 28 कॉलेज कैंपस नायकों की सूची में जॉन एफ कैनेडी और बॉब डायलन के साथ शामिल किया गया था। 39 2009 में लेखक ज्योफ बाउचर ने प्रतिबिंबित किया कि सुपरमैन और डीसी कॉमिक्स तुरंत ही पुराने पैट बून की तरह उबाऊ लगने लगे, मार्वल बीटल्स और ब्रिटिश आक्रमण की तरह लगा। यह किर्बी की कलाकृति थी, जिसमें तनाव और साइकेडेलिया था, जिसने इसे उस समय के लिए एकदम सही बना दिया था, या क्या यह ली की बहादुरी और मेलोड्रामा था, जो किसी तरह एक ही समय में असुरक्षित और हीट था। 40 स्पाइडरमैन और फैंटास्टिक फोर के अलावा मार्वल ने ऐसे नायकों और प्रतिनायकों को शामिल करते हुए और सुपरहीरो शीर्षक प्रकाशित करना शुरू किया जैसे हल्क, थॉर, एंटमैन, आयरन मैन, एक्समैन, डेयरडेविल, इनह्यूमन्स, ब्लैक पैंथर, डॉक्टर स्ट्रेंज, कैप्टन मार्वल और सिल्वर सर्फर, और ऐसे यादगार विरोधी जैसे डॉक्टर डूम, मैग्नेटो, गैलेक्टस, लोकी, ग्रीन गॉब्लिन और डॉक्टर ऑक्टोपस। कैरेंस इंडस्ट्रीज का स्वामित्व 1968 में सालाना 50 मिलियन उद्धरण वांछित कॉमिक पुस्तकें बेचते समय कंपनी के संस्थापक गुडमैन ने इंडिपेंडेंट न्यूज के साथ बाध्यकारी वितरण व्यवस्था को संशोधित किया, जिस पर उन्होंने एटलस के वर्षों के दौरान दबाव में काम किया था, जिससे उन्हें अब मांग के अनुसार उतने शीर्षक जारी करने की अनुमति मिल गई। 22 उस वर्ष के अंत में उन्होंने मार्वल कॉमिक्स और इसकी मूल कंपनी मैगजीन मैनेजमेंट को परफेक्ट फिल्म एंड केमिकल कॉरपोरेशन, जिसे बाद में कैरेंस इंडस्ट्रीज के रूप में जाना जाता है, को बेच दिया, हालांकि वे प्रकाशक के रूप में बने रहे। 43 1969 में गुडमैन ने कर्टिस सर्कुलेशन कंपनी के साथ हस्ताक्षर करके आखिरकार इंडिपेंडेंट के साथ अपना वितरण सौदा समाप्त कर दिया। 22 1971 में यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड वेलफेयर ने मार्वल कॉमिक्स के प्रधान संपादक स्टैन ली से नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बारे में एक कॉमिक बुक स्टोरी करने के लिए संपर्क किया। ली ने सहमति व्यक्त की और 3 भाग की स्पाइडरमैन कहानी लिखी, जिसमें नशीली दवाओं के उपयोग को खतरनाक और अनाकर्षक के रूप में दर्शाया गया। हालांकि उद्योग के स्वसेंसरशिप बोर्ड, कॉमिक्स कोड अथॉरिटी ने कहानी के संदर्भ को अप्रासंगिक मानते हुए नशीले पदार्थों की उपस्थिति के कारण कहानी को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। ली ने गुडमैन की स्वीकृति के साथ कॉमिक्स कोर सील के बिना द अमेजिंग स्पाइडरमैन 96 से 98 मई से जुलाई 1971 में कहानी प्रकाशित की। बाजार ने कहानी पर अच्छी प्रतिक्रिया दी और सीसीए ने बाद में उसी वर्ष कोर को संशोधित किया। 44
गुडमैन 1972 में प्रकाशक के पद से सेवानिवृत्त हुए और अपने बेटे चिप को प्रकाशक नियुक्त किया। 45 इसके तुरंत बाद ली ने प्रकाशक के रूप में उनका स्थान लिया और थोड़े समय के लिए मार्वल के अध्यक्ष भी बने। 45 अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपने सहयोगी संपादक विपुल लेखक रॉय थॉमस को प्रधान संपादक नियुक्त किया। थॉमस ने प्रत्येक कॉमिक बुक के शुरुआती पृष्ठ पर स्टैन ली प्रेजेंट्स जोड़ा। 45. हॉवर्ड द डक आर्ट, जनवरी 1977। कवर आर्ट जीन कोलन और स्टीव लियालोहा द्वारा। उद्योग के लिए एक और धीमी अवधि के दौरान कई नए प्रधान संपादकों ने कंपनी की देखरेख की। एक बार फिर मार्वल ने विविधता लाने का प्रयास किया और कॉमिक्स कोर के अद्यतन के साथ हॉरर, द टॉम्ब ऑफ ड्रैकुला, मार्शल आर्ट, शांगची, मास्टर ऑफ कुंग फू, तलवार और जादू, 1970 में कॉनन द बारबेरियन, 47 रेड सोंजा, व्यंग्य, हॉवर्ड द डक और विज्ञान कथा, 2001 ए स्पेस ओडिसी, अमेजिंग एडवेंचर्स में किलरावेन, बैटलस्टार गैलाक्टिका, स्टार ट्रेक और दशक के अंत में लंबे समय से चल रही स्टार वार्स सीरीज पर आधारित शीर्षक प्रकाशित किए। इनमें से कुछ को इसके कर्टिस मैगजीन छाप के तहत बड़े प्रारूप वाली ब्लैक एंड व्हाइट पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया था। मार्वल पिछले दशक की अपनी सफल सुपरहीरो कॉमिक्स का लाभ उठाने में सफल रहा, क्योंकि उसने एक नया न्यूज़स्टैंड वितरक हासिल किया और अपनी कॉमिक्स लाइन का काफी विस्तार किया। मार्वल ने 1972 में प्रतिद्वंद्वी डीसी कॉमिक्स को पीछे छोड़ दिया, उस समय जब मानक न्यूज़स्टैंड कॉमिक की कीमत और प्रारूप में उतार चढ़ाव था। 48 गुडमैन ने मार्वल की नवंबर 1971 की कवरडेटेड कॉमिक्स की कीमत और आकार को 36 पृष्ठों के लिए 15 सेंट से बढ़ाकर 52 पृष्ठों के लिए 25 सेंट कर दिया। डीसी ने भी यही किया, लेकिन अगले महीने मार्वल ने अपनी कॉमिक्स को 36 पृष्ठों के लिए 20 सेंट कर दिया, जिससे वितरकों को ज्यादा छूट के साथ कम कीमत वाला उत्पाद मिल गया। 49. 1973 में परफेक्ट फिल्म एंड केमिकल ने अपना नाम बदलकर कैरेंस इंडस्ट्रीज कर लिया और मैगजीन मैनेजमेंट का नाम बदलकर मार्वल कॉमिक्स ग्रुप कर दिया। 50 गुडमैन, जो अब मार्वल से अलग हो चुके थे, ने 1974 में सीबोर्ड पीरियोडिकल्स नामक एक नई कंपनी की स्थापना की। एक नई एटलस कॉमिक्स लाइन के लिए मार्वल के पुराने एटलस नाम को पुनर्जीवित किया, लेकिन यह केवल 1.5 साल तक चला। 51 1970 के दशक के मध्य में न्यूज़स्टैंड वितरण नेटवर्क की गिरावट ने मार्वल को प्रभावित किया। हॉवर्ड द डक जैसे पंथ हिट वितरण समस्याओं का शिकार हो गए। कुछ शीर्षक कम बिक्री की रिपोर्ट करते हैं, जब वास्तव में पहले विशेष कॉमिक बुक स्टोर ने उन्हें बाद की तारीख में फिर से बेचा। उद्धरण वांछित, लेकिन दशक के अंत तक मार्वल ने 1975 में एक रेडियो सीरीज और एक रिकॉर्ड के साथ ऑडियो में कदम रखा। दोनों में स्टैन ली ने कथावाचक की भूमिका निभाई थी। रेडियो सीरीज फैंटास्टिक फोर थी। रिकॉर्ड स्पाइडरमैन रॉक रिफ्लेक्शंस ऑफ ए सुपरहीरो कॉन्सेप्ट एल्बम था, जो संगीत प्रेमियों के लिए था। 52. मार्वल सुपर हीरोज सीक्रेट वॉर्स 1 मई 1984। माइक जेक द्वारा कवर आर्ट, जिसमें कैप्टन अमेरिका, वुल्वरिन, साइक्लोप्स, हॉकाई, रॉग, शी हल्क, द थिंग, कोलोसस, मोनिका रामब्यू, नाइटक्रॉलर, स्पाइडरमैन, ह्यूमन टॉर्च, हल्क, आयरन मैन और स्टॉर्म को दर्शाया गया है। 53. मार्वल ने वसंत 1975 में अपना स्वयं का कॉमिक बुक सम्मेलन मार्वल कॉन 75 आयोजित किया और मार्वल कॉन 76 का वादा किया। 1975 के कार्यक्रम में स्टैन ली ने एक फैंटास्टिक फोर पैनल चर्चा का उपयोग यह घोषणा करने के लिए किया कि मार्वल के अधिकांश हस्ताक्षर पात्रों के कलाकार सहनिर्माता जैक किर्बी प्रतिद्वंद्वी डीसी कॉमिक्स के लिए काम करने के लिए 1970 में छोड़ने के बाद मार्वल में लौट रहे थे। 54 अक्टूबर 1976 में मार्वल, जिसने पहले से ही यूके सहित विभिन्न देशों में पुनर्मुद्रण का लाइसेंस दिया था, ने विशेष रूप से ब्रिटिश बाजार के लिए एक सुपर हीरो बनाया। कैप्टन ब्रिटेन ने विशेष रूप से यूके में शुरुआत की
और बाद में अमेरिकी कॉमिक्स में दिखाई दिया। 55 इस समय के दौरान मार्वल और आयोवा स्थित रजिस्टर और ट्रिब्यून सिंडिकेट ने कई सिंडिकेटेड कॉमिक स्ट्रिप्स लॉन्च किए। 1978 में जिम शूटर मार्वल के प्रधान संपादक बने। एक विवादास्पद व्यक्तित्व के बावजूद शूटर ने मार्वल में कई प्रक्रियात्मक बीमारियों को ठीक किया, जिसमें बार-बार छूटी हुई समय सीमा भी शामिल थी। एडिटर इन चीफ के रूप में शूटर के 9 साल के कार्यकाल के दौरान क्रिस क्लेरमोंट और जॉन बायर्न की अनकेनी एक्स-मेन और फ्रैंक मिलर की डेयरडेविल पर रन आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता बन गईं। 56 शूटर ने मार्वल को तेजी से विकसित हो रहे प्रत्यक्ष बाजार में लाया। 57 1982 में निर्माता स्वामित्व वाली सामग्री के लिए एपिक कॉमिक्स छाप के साथ शुरू करते हुए संस्थागत निर्माता रॉयल्टी, कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस और सीक्रेट वॉर्स के साथ कंपनीव्यापी क्रॉसओवर स्टोरी आर्क्स की शुरुआत की स्टार कॉमिक्स, नियमित मार्वल शीर्षकों से अलग एक बच्चोन्मुख लाइन, इस अवधि के दौरान थोड़े समय के लिए सफल रही। हालांकि हाल ही में बंद हुए हार्वे कॉमिक्स के मालिकों द्वारा जानबूझकर उनके घर की शैली की नकल करने के लिए कानूनी कार्रवाई से बाधा उत्पन्न हुई। 58मार्वल एंटरटेनमेंट ग्रुप का स्वामित्व 1986 में मार्वल की मूल कंपनी मार्वल एंटरटेनमेंट ग्रुप को न्यू वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को बेच दिया गया, जिसने 3 साल के भीतर इसे मैकेनरूज और फोर्ब्स को बेच दिया, जिसका स्वामित्व 1989 में रेवलॉन के कार्यकारी रोनाल्ड पेरेलमैन के पास था। 1991 में पेरेलमैन ने एमईजी को सार्वजनिक कर दिया। इस स्टॉक के तेजी से बढ़ने के बाद पेरेलमैन ने जंक बॉन्ड की एक श्रृंखला जारी की, जिसका उपयोग उन्होंने अन्य मनोरंजन कंपनियों को प्राप्त करने के लिए किया जो एमईजी स्टॉक द्वारा सुरक्षित थे। मार्वल ने 1980 के दशक के बच्चों के कॉमिक्स छाप स्टार कॉमिक्स उद्धरण वांछित के साथ बहुत पैसा कमाया और उन्होंने 1990 के दशक की शुरुआत में कॉमिक बुक बूम के दौरान बहुत अधिक पैसा और दुनिया भर में सफलता अर्जित की, जिसमें भविष्य में सेट कॉमिक्स की सफल 2099 लाइन, स्पाइडर मैन 2099 आदि, और उपन्यासकार और फिल्म निर्माता क्लाइव बार्कर द्वारा बनाई गई सुपरहीरो कॉमिक्स की रचनात्मक रूप से साहसी लेकिन व्यावसायिक रूप से असफल रेजर लाइन छाप लॉन्च की गई। 61 1990 में मार्वल ने ट्रेडिंग कार्ड निर्माता स्काईबॉक्स इंटरनेशनल के साथ मार्वल यूनिवर्स कार्ड्स बेचना शुरू किया। ये संग्रहणीय ट्रेडिंग कार्ड थे जिनमें मार्वल यूनिवर्स के पात्रों और घटनाओं को दिखाया गया था। स्पाइडरमैन 1, जिसे बाद में पीटर पार्कर स्पाइडरमैन नाम दिया गया, अगस्त 1990। कवर आर्ट टॉड मैकफार्लेन द्वारा। 1992 की शुरुआत में मार्वल के साथ बेशकीमती कलाकार टॉड मैकफार्लेन स्पाइडरमैन पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं। जिम ली, एक्स-मेन, रॉब लिफेल्ड, एक्स-फोर्स, मार्क सिल्वेस्ट्री, वुल्वरिन, एरिक लार्सन, द अमेजिंग स्पाइडरमैन, जिम वैलेंटिनो, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, और व्हिल्स पोर्टासियो, अनकेनी एक्स-मेन। मालिबू कॉमिक्स के मालिक स्कॉट मिशेल रोसेनबर्ग द्वारा किए गए सौदे में इमेज कॉमिक्स 62 बनाने के लिए चले गए। 63 3 साल बाद 3 नवंबर 1994 को रोसेनबर्ग ने मालिबू को मार्वल को बेच दिया। 64 65 66 मालिबू को खरीदने में मार्वल के पास अब कंप्यूटर कलरिंग तकनीक का स्वामित्व था, जिसे रोसेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। 67 68 उस वर्ष की शुरुआत में कंपनी ने हार्वे कॉमिक्स के साथ एक सौदा किया, जबकि मार्वल ने हार्वे के शीर्षकों के प्रकाशन और वितरण का काम संभाला। 69 1994 के अंत में मार्वल ने कॉमिक बुक वितरक हीरोज वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन का अधिग्रहण अपने स्वयं के अन्य वितरक के रूप में किया। 70 चूंकि उद्योग के अन्य प्रमुख प्रकाशकों ने अन्य कंपनियों के साथ अन्य वितरण सौदे किए, इसलिए लहर प्रभाव के परिणामस्वरूप उत्तरी अमेरिका में केवल एक अन्य प्रमुख वितरक डायमंड कॉमिक डिस्ट्रीब्यूटर्स इंक का अस्तित्व बच गया। 71 72 फिर दशक के मध्य तक उद्योग में मंदी आ गई और दिसंबर 1996 में एमईजी ने अध्याय 11 दिवालियापन संरक्षण के लिए दायर किया। 59 1997 की शुरुआत में जब मार्वल का हीरोज वर्ल्ड प्रयास विफल हो गया,
तो डायमंड ने मार्वल के साथ एक विशेष सौदा भी किया, 73, जिससे कंपनी को अपनी कॉमिक्स कैटलॉग प्रीव्यू का अपना खंड मिल गया। 74 1990 के दशक के मध्य से लेकर मध्य तक मार्वल ने अन्य मीडिया में भी अपनी प्रविष्टियां बढ़ाई, जिसमें शनिवार सुबह के कार्टून और नई शैलियों का पता लगाने के लिए विभिन्न कॉमिक्स सहयोग शामिल थे। 1992 में उन्होंने एक्स-मेन द एनिमेटेड सीरीज रिलीज की, जिसे फॉक्स किड्स पर प्रसारित किया गया। बाद में उन्होंने स्पाइडरमैन द एनिमेटेड सीरीज को भी नेटवर्क पर रिलीज किया। 1993 में मार्वल ने थॉमस नेल्सन के साथ मिलकर ईसाई मीडिया शैली की कॉमिक्स बनाई, जिसमें द इल्यूमिनेटर नामक एक ईसाई सुपरहीरो भी शामिल था। उन्होंने ईसाई उपन्यासों के रूपांतरण भी किए, जिनमें इन हिज स्टेप्स, द स्क्रूटेप लेटर्स और द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस शामिल है। 75 1996 में मार्वल ने अपने कुछ शीर्षकों को हीरोज रीबॉर्न में भाग लेने दिया, एक क्रॉसओवर जिसने मार्वल को अपने कुछ प्रमुख पात्रों जैसे एवेंजर्स और फैंटास्टिक फॉर को फिर से लॉन्च करने और उन्हें 2 पूर्व मार्वल कलाकारों के स्टूडियो को आउटसोर्स करने की अनुमति दी, जो इमेज कॉमिक्स के संस्थापक बन गए, जिम ली और रॉब लिफेल्ड। फिर से लॉन्च किए गए शीर्षक, जिसमें पात्रों को मुख्यधारा के मार्वल यूनिवर्स से अलग इतिहास के साथ एक समानांतर ब्रह्मांड में ले जाया गया, आमतौर पर संघर्षरत उद्योग के बीच एक ठोस सफलता थी। 77 मार्वल एंटरप्राइजेज 1997 में टॉय बिज ने दिवालियेपन को समाप्त करने के लिए मार्वल एंटरटेनमेंट ग्रुप को खरीद लिया और एक नया निगम मार्वल एंटरप्राइजेज बनाया। 59 अपने व्यापारिक साझेदार एवी अराद, प्रकाशक बिल जेमास और प्रधान संपादक बॉब हैरिस के साथ टॉय बिज के सहमालिक आइजैक परलम्टर ने कॉमिक्स लाइन को स्थिर करने में मदद की। 78 1998 में कंपनी ने मार्वल नाइट्स छाप को लॉन्च किया, जो एक इतिहास के अनुसार बेहतर उत्पादन गुणवत्ता के साथ कम मार्वल निरंतरता के साथ हुआ। 79 छाप को जल्द ही प्रधान संपादक बनने वाले जो क्वेसारा ने संभाला। इसमें डेयरडेविल, इनह्यूमन्स और ब्लैक पैंथर जैसे पात्रों को प्रदर्शित करने वाली कठिन, गंभीर कहानियां शामिल थीं। 79 80 81 82 नई सहस्राब्दी के साथ मार्वल कॉमिक्स दिवालियापन से उभरा और फिर से अपनी पेशकशों में विविधता लाने लगा। एक्स-फोर्स 116 एक्स-फोर्स 119 अक्टूबर 2001 1971 में द अमेजिंग स्पाइडरमैन 96 98 के बाद पहला मार्वल कॉमिक्स शीर्षक था, जिस पर इस अंक में दर्शाई गई हिंसा के कारण कॉमिक्स कोर अथॉरिटी (CCA) की मंजूरी की मुहर नहीं थी। CCA, जिसने अमेरिकी कॉमिक पुस्तकों की सामग्री को नियंत्रित किया, ने इस अंक को खारिज कर दिया, जिसमें बदलाव करने की आवश्यकता थी। इसके बजाय मार्वल ने बस CCA को कॉमिक्स भेजना बंद कर दिया। 83 84 85 इसने फिर कॉमिक्स के लिए अपना खुद का मार्वल रेटिंग सिस्टम स्थापित किया। 86 87 मार्वल ने नए इम्प्रिंट भी बनाए, जैसे 90 91 कंपनी ने एक वैकल्पिक ब्रह्मांड छाप अल्टीमेट मार्वल भी बनाया, जिसने कंपनी को नई पीढ़ी को पेश करने के लिए अपने पात्रों को संशोधित और अद्यतन करके अपने प्रमुख शीर्षकों को रिबूट करने की अनुमति दी। 92 कंपनी की कुछ संपत्तियों को सफल फिल्म फ्रेंचाइजी में रूपांतरित किया गया, जैसे कि मेन इन ब्लैक फिल्म श्रृंखला, जो मालिबू पुस्तक पर आधारित थी, 1997 में शुरू हुई, ब्लेड फिल्म श्रृंखला 1998 में शुरू हुई, एक्स-मेन फिल्म श्रृंखला 2000 में शुरू हुई और सबसे अधिक कमाई करने वाली श्रृंखला स्पाइडरमैन 2002 में शुरू हुई। 93 मार्वल के कॉनन द बारबेरियन शीर्षक को 1993 में 275 मुद्दों के बाद रद्द कर दिया गया था, जबकि कॉनन पत्रिका की सैवेज स्वॉर्ड 235 मुद्दों तक चली थी। मार्वल ने 2000 तक मिनी सीरीज सहित अतिरिक्त शीर्षक प्रकाशित किए, कुल 650 मुद्दों के लिए। कॉनन को 3 साल बाद डार्क हॉर्स कॉमिक्स ने उठाया। 47 क्रॉस प्रमोशन में 1 नवंबर 2006 को CBS सोप ओपेरा गाइडिंग लाइट के एपिसोड, जिसका शीर्षक शीज ए मार्वल था, में हार्ले डेविडसन कूपर, बेथ एहलर्स द्वारा अभिनीत
के किरदार को गाइडिंग लाइट नामक सुपर हीरोइन के रूप में दिखाया गया था। 94 चरित्र की कहानी 8 पृष्ठ के बैकअप फीचर ए न्यू लाइट में जारी रही, जो 1 और 8 नवंबर को प्रकाशित कई मार्वल शीर्षकों में दिखाई दी। 95 उस वर्ष भी मार्वल ने अपनी वेबसाइट पर एक विकी बनाया। 96 मार्वल कॉमिक्स का लोगो 2008 में पेश किया गया। 2007 के अंत में कंपनी ने मार्वल डिजिटल कॉमिक्स अनलिमिटेड लॉन्च किया, जो मासिक या वार्षिक सदस्यता शुल्क पर देखने के लिए उपलब्ध 2500 से अधिक पुराने मुद्दों का एक डिजिटल संग्रह है। 97 दिसंबर 2007 के न्यूयॉर्क एनीमे फेस्ट में कंपनी ने घोषणा की कि डेल रे मंगा वसंत 2009 में स्टैंड पर हिट करने के लिए एक्स-मेन और वुल्वरिन की विशेषता वाली 2 मूल अंग्रेजी भाषा की मार्वल मंगा पुस्तकें प्रकाशित करेगी। डिज्नी समूह इकाई 2009 वर्तमान 2010 के दशक में मार्वल शीर्षकों के लेखकों में बाएं से दाएं बैठे एड ब्रूबेकर, क्रिस्टोस गेज, मैट फ्रैक्शन और ब्रायन माइकल बेंडिस शामिल है। 31 अगस्त 2009 को वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने घोषणा की कि वह मार्वल कॉमिक्स की मूल कंपनी मार्वल एंटरटेनमेंट को लगभग $4 बिलियन के नकद और स्टॉक सौदे के लिए अधिग्रहित करेगी, जिसे यदि आवश्यक हो तो समापन पर समायोजित किया जाएगा, जिससे मार्वल के शेयरधारकों को उनके स्वामित्व वाले मार्वल के प्रत्येक शेयर के लिए $30 और 0.745 डिज्नी शेयर मिलेंगे। 102-103 2008 तक मार्वल और उसके प्रमुख प्रतिद्वंद्वी डीसी कॉमिक्स ने अमेरिकी कॉमिक बुक बाजार का 80% से अधिक हिस्सा साझा किया। 104 सितंबर 2010 तक मार्वल ने अपनी बुकस्टोर वितरण कंपनी को डायमंड बुक डिस्ट्रीब्यूटर से हैचेट डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज में बदल दिया। 105 मार्वल ने अक्टूबर 2010 में अपना कार्यालय स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड बिल्डिंग में स्थानांतरित कर दिया। 106 मार्वल ने मार्च 2011 में डिज्नी पब्लिशिंग वर्ल्डवाइड के स्वामित्व वाली क्रॉसजेन छाप को फिर से लॉन्च किया। 107 मार्वल और डिज्नी पब्लिशिंग ने मई में डिज्नी पिक्सर प्रेजेंट्स पत्रिका का संयुक्त रूप से प्रकाशन शुरू किया। 108 मार्वल ने मार्च 2012 में अपनी मार्वल एडवेंचर्स छाप को बंद कर दिया। 109 और उन्हें मार्वल यूनिवर्स टीवी ब्लॉक से जुड़े 2 शीर्षकों की एक पंक्ति के साथ बदल दिया। 110 मार्च में भी मार्वल ने अपनी मार्वल रिवॉल्यूशन पहल की घोषणा की, जिसमें इन्फिनिट कॉमिक्स 111 डिजिटल कॉमिक्स की एक पंक्ति मार्वल एआर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन शामिल है, जो पाठकों को संवर्धित वास्तविकता का अनुभव प्रदान करता है, और मार्वल नाउ विभिन्न रचनात्मक टीमों के साथ कंपनी के अधिकांश प्रमुख शीर्षकों का फिर से लॉन्च। 112 113 मार्वल नाउ ने अनकेनी एवेंजर्स और ऑल न्यू एक्स-मेन सहित नए प्रमुख शीर्षकों की शुरुआत भी देखी। 114 अप्रैल 2013 में मार्वल और अन्य डिज्नी समूह घटकों ने संयुक्त परियोजनाओं की घोषणा करना शुरू किया। एबीसी के साथ वंस अपॉन ए टाइम ग्राफिक उपन्यास को सितंबर में प्रकाशन के लिए घोषित किया गया था। 115 डिज्नी के साथ मार्वल ने अक्टूबर 2013 में घोषणा की कि जनवरी 2014 में यह उनके संयुक्त डिज्नी किंगडम्स छाप सीकर्स ऑफ द वियर्ड के तहत अपना पहला शीर्षक जारी करेगा, जो 5 अंक वाली लघु श्रृंखला है। 116 3 जनवरी 2014 को साथ ही डिज्नी की सहायक कंपनी लुकासफिल्म ने घोषणा की कि 2015 तक स्टार वार्स कॉमिक्स एक बार फिर मार्वल द्वारा प्रकाशित की जाएगी। 117 2015 में कंपनीव्यापी क्रॉसओवर सीक्रेट वॉर्स की घटनाओं के बाद सितंबर 2015 में एक पुनः लॉन्च किया गया मार्वल यूनिवर्स शुरू हुआ, जिसे ऑल न्यू ऑल डिफरेंट मार्वल कहा जाता है। 118 मार्वल लिगेसी कंपनी की फॉल 2017 रीलॉन्च ब्रांडिंग थी, जो सितंबर से शुरू हुई थी। उस पहल के हिस्से के रूप में जारी की गई पुस्तकों में लेंटिकुलर वेरिएंट कवर थे, जिनके लिए कॉमिक बुक स्टोर को अपने नियमित अंक के ऑर्डर को दोगुना करना पड़ता था ताकि वे वेरिएंट ऑर्डर कर सकें। 2 कॉमिक्स एक्सपीरियंस स्टोर्स के मालिक ने खुदरा विक्रेताओं को
नियमित कवर वाली अतिरिक्त प्रतियां खरीदने की आवश्यकता के बारे में शिकायत की, जिसे वे अधिक मांग वाले संस्करण को प्राप्त करने के लिए बेच नहीं पाएंगे। मार्वल ने नई श्रृंखलाओं पर इन आदेश आवश्यकताओं को रद्द करके इन शिकायतों का जवाब दिया, लेकिन इसे इनविंसिबल आयरन मैन जैसे अधिक लंबे समय से चलने वाले शीर्षकों पर बनाए रखा। नतीजतन, mycomicshop.com और कम से कम 70 अन्य कॉमिक बुक स्टोर्स ने इन वेरिएंट कवरों का बहिष्कार किया। 119 गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2, लोगान, थॉर, रग्नारोक और स्पाइडरमैन होमकमिंग के सिनेमाघरों में रिलीज होने के बावजूद उन पात्रों के शीर्षक शीर्ष 10 बिक्री में शामिल नहीं हुए और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी कॉमिक बुक श्रृंखला को रद्द कर दिया गया। 120 कॉनन प्रॉपर्टीज इंटरनेशनल ने 12 जनवरी 2018 को घोषणा की कि कॉनन 2019 की शुरुआत में मार्वल में वापस आएंगे। 47 1 मार्च 2019 को डिजिटल बुक प्लेटफॉर्म सीरियल बॉक्स ने मार्वल के साथ साझेदारी की घोषणा की, जिसमें वे मार्वल की कई लोकप्रिय फ्रेंचाइजी से जुड़ी नई और मूल कहानियां प्रकाशित करेंगे। 121 कोविड-19 महामारी के मद्देनजर मार्च से मई 2020 तक मार्वल और उसके वितरक डायमंड कॉमिक डिस्ट्रीब्यूटर्स ने नई कॉमिक पुस्तकों का उत्पादन और रिलीज करना बंद कर दिया। 122 123 124 25 मार्च 2021 को मार्वल कॉमिक्स ने घोषणा की कि वे मासिक कॉमिक्स और ग्राफिक उपन्यासों के लिए अपने प्रत्यक्ष बाजार वितरण को डायमंड कॉमिक डिस्ट्रीब्यूटर्स से पेंगुइन रैंडम हाउस में स्थानांतरित करने की योजना बना रहे हैं। यह परिवर्तन 1 अक्टूबर 2021 को बहुवर्षीय साझेदारी में शुरू होने वाला था। यह व्यवस्था अभी भी स्टोर्स को डायमंड से कॉमिक्स ऑर्डर करने का विकल्प देगी, लेकिन डायमंड वितरक के बजाय थोक विक्रेता के रूप में काम करेगा। जून 2024 में मार्वल ने मार्वल कॉमिक्स के लिए एक नया लोगो पेश किया, जो मार्वल स्टूडियो और मार्वल स्टूडियो एनिमेशन के लोगो की शैली के समान था। इस लोगो का उपयोग अधिक कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए और मार्वल कॉमिक्स के लिए नए सोशल मीडिया चैनलों पर किया जाना था, और यह कॉमिक्स पर दिखाई नहीं देगा। 125 126 अधिकारियों माइकल जेड हॉब्सन कार्यकारी उपाध्यक्ष 127 मार्वल कॉमिक्स ग्रुप के उपाध्यक्ष 1986 128 स्टेन ली अध्यक्ष और प्रकाशक 1986 128 जोसेफ कैलामारी कार्यकारी उपाध्यक्ष 1986 128 जिम शूटर उपाध्यक्ष और प्रधान संपादक 1986 128 प्रकाश को अब्राहम गुडमैन 1939 6 मार्टिन गुडमैन 1939 से 1972 45 चार्ल्स चिप गुडमैन 1972 45 स्टेन ली 1972 अक्टूबर 1996 45 46 127 शिरेल रोड्स अक्टूबर 1996 अक्टूबर 1998 127 विंस्टन फाउलक्स फरवरी 1998 नवंबर 1999 127 बिल जेमास फरवरी 2000至2003 127 डैन बकले 2003 129 जनवरी 2017 130 131 जॉन नी जनवरी 2018 वर्तमान 130 प्रधान संपादक मार्वल के मुख्य संपादक को मूल रूप से संपादक की उपाधि दी जाती थी। इस प्रधान संपादक की उपाधि बाद में प्रधान संपादक बन गई, जो साइमन कंपनी के पहले सच्चे मुख्य संपादक थे। प्रकाशक मार्टिन गुडमैन ने केवल नाममात्र संपादक के रूप में काम किया था और संपादकीय कार्यों को आउटसोर्स किया था। 1994 में मार्वल ने कुछ समय के लिए प्रधान संपादक का पद समाप्त कर दिया और टॉम डेफाल्को की जगह 5 समूह प्रधान संपादकों को नियुक्त किया। जैसा कि कार्ल पॉट्स ने 1990 के दशक की संपादकीय व्यवस्था का वर्णन किया। 90 के दशक की शुरुआत में
मार्वल के पास इतने सारे शीर्षक थे कि 3 कार्यकारी संपादक थे, जिनमें से प्रत्येक लगभग 1/3 लाइन की देखरेख करता था। बॉब बुरायंस्की तीसरे कार्यकारी संपादक थे, पहले पदोन्नत मार्क ग्रुएनवाल और पॉट्स के बाद। हम सभी प्रधान संपादक टॉम डेफल को और प्रकाशक माइक हॉब्सन को जवाब देते थे। तीनों कार्यकारी संपादकों ने मार्वल शीर्षकों पर पहले से ही भीलभाल वाले क्रेडिट में हमारे नाम नहीं जोड़ने का फैसला किया, इसलिए पाठकों के लिए यह बताना आसान नहीं था कि कौन से शीर्षक किस कार्यकारी संपादक द्वारा निर्मित किए गए थे। 94 के अंत में मार्वल ने कई अलग-अलग प्रकाशन प्रभागों में पुनर्गठन किया, जिनमें से प्रत्येक का अपना प्रधान संपादक था। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, एवेंजर्स सीक्रेट वार नाम की एक फ्रेंचाइजी जिसकी अनाउंसमेंट की गई थी, और साथ ही साथ इसी के साथ हमें एवेंजर्स डॉम्सडे नाम की भी एक मूवी की अनाउंसमेंट की गई थी। लगभग 3 की अनाउंसमेंट की गई थी, और साथ ही साथ मार्वल थंडर्स नाम की एक और एक तरह से फ्रेंचाइजी, एक तरह से मूवी आप बोल सकते हो, वो हमें देखने को मिलेगी। यानी 3 मूवी की अनाउंसमेंट की थी, और साथ ही साथ एक और मूवी थी जिसकी भी जानकारी आपको हमें देखने को मिल जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही साथ पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता ही चुका हूँ। और साथ ही साथ आज की ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।